कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली, मौत की तुझसे हारी है। जी हाँ, वो औरत ही होती है जो मौत से लड़कर इस नए जीवन को हमारी धरती पर लेकर के आती है। लेकिन जब उस औरत के हकों की, उसके अधिकारों की बात होती है, तो हमेशा उसको उससे वंचित कर दिया जाता है। सिर्फ हमारा भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो जबरदस्त महिला हिंसा से जूझ रहे हैं। और महिला हिंसा में ही एक बड़ा मुद्दा है घरेलू हिंसा का भी, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारा जो भारत देश है, ये 5वें लॉकडाउन में पहुंच चुका है। करीब-करीब 2.5 महीने हो चुके हैं हमें लॉकडाउन में आए थे। और इस लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा के मामलों में क्यों वृद्धि हुई है और कितनी वृद्धि हुई है, इस पर हम सभी आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका एनवीआर 24 में। आपके साथ मैं हूँ ऐश्वर्या। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, उन सभी से आपको परिचय करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर शिफाली रॉय जुड़ी हुई हैं। आप पीजी डिपार्टमेंट पॉलिटिकल साइंस की एचओडी हैं। मैम, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। सुहेली मैम हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुहेली जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद। शिफाली मैम, पहला सवाल मेरा आपसे ये है, महिलाओं के खिलाफ जो घरेलू हिंसा होती है, वो कई प्रकार की होती है। महिलाएं हमेशा ही घरेलू हिंसा से जूझती आई हैं और आज के आंकड़े भी यही कहते हैं कि हर 3 में से 1 महिला जो है वो घरेलू हिंसा से जूझ रही होती है। इस लॉकडाउन के दौरान इन मामलों में बहुत ज़्यादा वृद्धि आई। तो सबसे पहली चर्चा हम इस पे कर लेते हैं कि जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा है और इसमें जो घरेलू हिंसा है, वो आखिर क्यों होती है और इसके मुख्य कारण क्या होते हैं? शिफाली मैम, अगर आप मुझे सुन पा रही हो तो। बिल्कुल सुन पा रही हूँ और आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि ये क्यों होता है। देखिए, ये इसलिए होता है, सबसे पहली बात कि आपको ना सोशल स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा और जो ये सामाजिक संरचना है, वो केवल बिहार या भारत में नहीं, मोर और लेस कम और बेश पूरे विश्व में उसकी एक ही तरह की संरचना है, वो है पितृसत्तात्मक, जहाँ पे पुरुष प्रधान समाज हो जाता है और पुरुष को अग्रेसिव कहा जाता है कि पुरुष बाय नेचर ही अग्रेसिव होते हैं। तो अब वो जन्म से ही ये महसूस करते हैं, इसी तरह का समाजीकरण होता है कि उनको अग्रेसिव रूप में देखा जाता है। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो माँ गन फॉर अ बॉय एंड अ डॉल फॉर अ गर्ल कर देती है। मतलब बेटा को एक बंदूक लाके देती है कि आप बॉल से खेलो, बंदूक से खेलो, और लड़की को किचन के सामान लाके देती है और गुड़िया लाके देती है। तो समाजीकरण तो उसी वक्त से शुरू हो जाता है। आपने पूछा कि ऐसा क्यों होता है, तो ये तो ऑल ओवर द वर्ल्ड है ये, क्योंकि आप इसी तरह सोचते हैं कि महिला कमजोर है, उसको एक सिक्योरिटी चाहिए होता है, पुरुष मजबूत है, ये गलतफहमी एक जनरेशन टू जनरेशन चला आ रहा है। इस कारण से आप देखती हैं कि ये घरेलू हिंसा होता है। देखिए, हिंसा के बहुत प्रकार है, लेकिन घरेलू हिंसा पे मैं एक शब्द कहना चाहूंगी कि एक बच्ची ने, हम लोग क्योंकि बहुत सारे स्लोगन राइटिंग, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स कराते हैं, तो एक बच्ची ने लिखा था, किससे करूं फरियाद जब घर में बैठा हो जल्लाद। प्रताड़ना से गुजर रही होगी और उसमें बहुत सारी बातें सम्मिलित है। वो यौन शोषण की भी बात कर रही है। आपके अपने लोग सदस्य, आपके अपने, आप बाहर स्ट्रेंजर से अगर आपका बलात्कार होता है वो दूसरी बात है, पर उससे ज्यादा आपको कष्ट सहना पड़ता है जब आपके अपने घर में आपके कजिन्स, आपके रिलेटिव कोई आपके साथ बदसलूक करते हैं या आपका यौन शोषण करते हैं, वो भी इसी में सम्मिलित है। मैं आपको बताऊं कि कोविड-19 के ये जो इतने लॉकडाउन्स हुए हैं, इस लॉकडाउन के कारण क्या हुआ है, लोग घर में बहुत ज्यादा रहने लगे हैं, नौकरियां जाने लगी हैं, बहुत ज्यादा जॉब इंट्रेंचमेंट हुआ है। तो अब जॉब के बिना चिड़चिड़ाहट है, दिमाग में एक पीड़ा घूम है, एगनी है, अब वो घर पे अपने से कमजोर पे उतारने की कोशिश करते हैं और वो अपनी पत्नी पे उसे उतारने की कोशिश करते हैं। आप देखिए कि अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो मार्च महीने में 123 ऐसे केस आए जो कि रजिस्टर्ड रिपोर्टेड केसेस थे घरेलू हिंसा के।
लेकिन इसका इजाफा हुआ है। अप्रैल के महीने में 239 केसेस आ गए। मैं इंडिया का ये आंकड़ा दे रही हूँ, लेकिन ये बढ़ोतरी जो है, अप्रत्याशित बढ़ोतरी जो है, वो पूरे विश्व स्तर पे पाई गई है। तभी तो टेरेसा मे, जो कि पार्लियामेंटेरियन है और ब्रिटेन की प्रधानमंत्री रही हैं, वो कह रही हैं कि कोविड-19 तो एक समस्या है ही, मगर उसके अंदर एक और बड़ी समस्या उभर के आ रही है, वो है महिलाओं की समस्या और घरेलू हिंसा की समस्या। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो अभी सेक्रेटरी जनरल है एंटोनी गुतरस, वो भी कह रहे हैं कि आप लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि कोविड से कितने डेथ हो गए, पर आप ये नहीं देख रहे हैं कि कितना ज्यादा महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है घर के अंदर। तो ये समस्या बहुत गहन समस्या। आपको बता दें कि HIV एड्स की समस्या अब आएगी। ये जो हमारे माइग्रेंट लेबरर्स हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, वो अब घर आ रहे हैं, वापसी हो रही है उनकी, अब वो यहाँ रहेंगे तो उनका जो संबंध बनेगा अपनी पत्नी से, तो इस बीमारी के भी शिकार होंगे। मैंने कुछ दिन पहले अखबार में पढ़ा था कि बहुत दिसंबर तक बहुत बच्चे पैदा लेंगे। आपको क्या लगता है, ये बच्चे जो पैदा लेंगे वो कोई एंटरटेनमेंट हस्बैंड एंड वाइफ का नहीं है। ये इंडिकेट कर रहा है कि एक फोर्सफुल मैरिटल रेप की बात आ रही है। पैम राजपूत का नाम आपने सुना होगा, ये पंजाब यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं, और वो लिखती, उन्होंने रिकमेंडेशन भी किया था कि आदमी बहुत गुस्सा में आता है तो भी रेप करता है, अपनी पत्नी का ही रेप करता है, क्योंकि आप फोर्स्ड सेक्सुअल बिहेवियर किसी के साथ नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक संभावना है कि बहुत बच्चे जो पैदा होंगे वो किसी आनंद से नहीं, समन्वय से नहीं, बल्कि एक फोर्स सेक्स के होंगे। तो बहुत बड़ा एक अंधकार छा रहा है महिलाओं को लेकर। जी सुहेली जी, मैं आपके पास भी आऊंगी। जब हम लॉकडाउन में घरेलू हिंसा की बात करते हैं, तो हम तीसरे लॉकडाउन को जरूर मतलब समझना चाहेंगे। तीसरे लॉकडाउन में जब लिकर शॉप्स खोली गई गवर्नमेंट में, जबकि सभी राज्यों की गवर्नमेंट की तरफ से ये अलाउ कर दिया गया कि अब जो शराब की बिक्री है वो जायज है, लोग जा सकते हैं, शराब खरीद सकते हैं। और जाहिर सी बात है, शराब घरेलू हिंसा बढ़ाने में एक बहुत बड़ा जो रोल है वो प्ले करती है। तो ये शराब की दुकानों का खुलना, क्या इसने भी घरेलू हिंसा के मामले जो हैं उनको बढ़ाने में एक बड़ा रोल प्ले किया है? देखिए, इसको कई सरकारों ने आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए एक यंत्र के रूप में इसका उपयोग किया कि लीकर की जो दुकानें हैं उसे खोली जाए, क्योंकि उसमें टैक्स ज़्यादा देते हैं और उससे राजस्व में वृद्धि होगी। इसी चीज़ को देखकर कई सरकारों ने भारत के इस चीज़ को खोला। हमारा बिहार इससे बिल्कुल दूर है। ऑलरेडी 4 साढ़े 4 साल पहले ही, जब 2015 में सरकार बनी थी, उसके बस 1 ही 2 महीने के बाद यहाँ लीकर बैन हुआ। और हमारी मुख्यमंत्री की ये दूरदर्शिता थी, हमारे राज्य की। डोमेस्टिक वायलेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे और महिलाओं की ही माँग पर ये यहाँ पर बंद हुआ था। तो हमारा बिहार तो इस परिस्थिति से दूर रहा, लेकिन जो ये देखा गया देश में कई राज्यों में ये खुला, जिसके कारण कि चूँकि शराब पीने के बाद लोग अपने होशो-हवास में नहीं रहते हैं। हमें नहीं लगता है कि जितना डोमेस्टिक वायलेंस होता है, जितने लोग घर में जाकर अपनी पत्नियों को टॉर्चर करते हैं, ये कोई बहुत होश में करते होंगे। वो चूँकि बहुत दिन से बंद था, पीने की जिसको आदत है वो ज़्यादा पी लिए, वो अपने होश में नहीं, और उसके बाद वो जो टॉर्चर है उनका, वो बढ़ता चला गया। लेकिन इससे महिलाएँ काफ़ी प्रताड़ित हुईं, मानसिक रूप से भी प्रताड़ित होती हैं, शारीरिक रूप से भी प्रताड़ित होती हैं। इसके अलावे महिलाओं का जो प्रेशर है, घरेलू हिंसा और भी इसलिए बढ़ते हैं, शराब के साथ-साथ जो एक प्रेशर है घर के कार्य का, क्योंकि घर में ऑलरेडी सदस्यों की संख्या बढ़ गई, जो जहाँ थे वहाँ से लौट कर आ गए, बाल-बच्चे, हस्बैंड 24 घंटे रहने लगे। काम का प्रेशर पड़ा, उन्हें अपने पति को कहने में कि हमें काम में मदद कीजिए, संकोचवश भारतीय महिलाएँ ज़्यादातर ये सोचती हैं, जो बिल्कुल मानी जाती हैं पारंपरिक महिलाएँ, वो सोचती हैं कि मैं अपने पति को काम करने के लिए ना कहूँ, लेकिन चिड़चिड़ापन तो बढ़ता है। पतियों को ये नहीं समझ में आता है कि मैं कैसे मदद करूँ। जो महिलाएँ कह भी पाती हैं, लेकिन पुरुष प्रधान देश होने के कारण ये जो हमारा सही में स्ट्रक्चर है समाज का, जिसमें शुरू से ये सिखाया जाता है, अपने दादाजी के समय से ही सिखाया जाता है कि पुरुषों का काम है
धन कमाना और महिलाओं का काम है गृहिणी होकर घर को संवारना। लेकिन आज के डेट में जो महिलाएं पढ़ लिख कर बाहर निकलने लगी हैं, काम करने लगी हैं, तो उन्हें घर में भी एक तरह का रिस्पेक्ट मिलता है। लेकिन फिर भी आशा की जाती है कि महिलाएं जब बाहर से काम करके भी आए, तो अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों घर में हो, तो महिला ही चाय बना के दे और सामने सबको दे। भले ठीक है, महिलाएं अगर नहीं रहती हैं पत्नी, तो पति बनाकर पीते हैं और पिलाते हैं, लेकिन पत्नियों के रहने पर ये एक एक्सपेक्टेशन रहता है घर के लोगों का या पतियों का कि महिलाओं का ही काम है घर में काम करना। और अत्यधिक काम के प्रेशर के कारण ये फ्रस्ट्रेशन महिलाओं में भी आया, पुरुष में भी एक पुरुष मानसिकता के कारण आया, जिसके कारण कि घरेलू हिंसा बढ़ी। और लॉकडाउन में ये तो स्वाभाविक सी बात है और सिर्फ इसको लॉकडाउन का दोष नहीं दे सकते हैं। ऐसे भी जो पति-पत्नी रहते हैं घर में, जिनका नेचर होता है उस तरह का, जिनको ये समझ में नहीं आता है कि अगर एक-दूसरे से एडजस्ट करके हम नहीं चलेंगे, तो हमारे परिवार में प्रॉब्लम होगा, तो वो लॉकडाउन नहीं जी। रहे, तो भी इस तरह की बातें होंगी। तो ऐसे में महिलाओं को हिम्मत से काम लेना चाहिए, पुरुषों को भी समझदारी दिखानी चाहिए। कहीं भी फैमिली पारिवारिक संबंध में ईगो की बात नहीं आए तो अच्छा है, जो कि आ ही जाता है। तो इस तरह की बातों से और ख़ासकर जो लिकर बैन की बात बोली, तो लिकर तो बिल्कुल अभी कुछ दिन तो बंद ही रहना चाहिए। लेकिन क्या हुआ है कि सब चीज़ बंद, लेकिन शराब की दुकानें खुल गई कई जगह, तो इसके कारण भारी प्रॉब्लम आया। कोविड-19 के संक्रमण में भी काफ़ी वृद्धि हुई है उसके बाद से, क्योंकि जो दुकानों के काउंटर पे जिस तरह से भीड़ लगी हुई थी, तो हमें नहीं लगता कि अगर उसमें से एक भी कोई संक्रमित आदमी होगा, तो वो उसका असर दूसरे पर नहीं हुआ होगा। और उसके बाद से जो हमारे देश में कोविड-19 के इन्फेक्टेड लोगों की संख्या जो बढ़ी है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। और धीरे-धीरे जैसे-जैसे लॉकडाउन में थोड़ी-सी जहाँ-जहाँ ढील हो रही है, धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है। लेकिन ऐसी स्थिति में हम सभी को अब कोरोना के साथ ही जीना है। इसलिए इस चीज़ को देखते हुए कि जब तक इसके अगेंस्ट में वैक्सीन मार्केट में नहीं आ जाता है, तब तक हम सभी को खुद अपने आप में सचेत रहना होगा। हमारी जो शरीर की इम्यूनिंग सिस्टम है उसको बढ़ानी होगी। घर के परिवार के जो लोग हैं, पत्नियाँ हैं, पति हैं, सब लोगों को एक-दूसरे को देखते हुए इस तरह के जी। समय में, ऐसे सिचुएशन में एक-दूसरे का ढाँढस बंधाकर और एक-दूसरे के साथ सहयोगात्मक रवैया अपनाकर हम कोविड-19 के संक्रमण से बच सकते हैं। जीवन रहेगा तो आगे चलकर संघर्ष भी होते रहेंगे। आपने सही बात की, जीवन रहेगा तो आगे संघर्ष होगा, लेकिन शिफाली मैम मैं आपके पास आऊँगी, औरतों के लिए तो संघर्ष कभी खत्म होता ही नहीं है। बात अगर घरेलू हिंसा की करें और बात इसकी करें कि पुरुष महिलाओं का साथ दे, क्योंकि जब साइकिल के दोनों पहिए एक साथ चलते हैं, शायद तभी ज़िंदगी की जो रफ्तार होती है, वो आगे बढ़ जाती है। लेकिन आखिर क्यों होता है ऐसा? ये जो घरेलू हिंसा का शब्द है, ये कहीं और का नहीं, ये अपने घर से ही शुरू होता है। उन लोगों को उन लोगों के पास से जिनके पास महिलाएँ सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करना जिनको चाहिए, वहीं से ही इस हिंसा की शुरुआत होती है। हमको बाहर जाने की क्या ज़रूरत? अब अपनों की ही शिकायतें लेके आप किसके पास जाएँगे? और अगर अपनों की शिकायतें लेके बाकी अपनों के पास जाएँगे, तो इस मामले को दबाने की कोशिश की जाएगी। आखिर क्यों हमारे समाज में घरेलू हिंसा को लेकर के मुखर होकर के बातें नहीं की जाती हैं? ये जो मानसिकता है, ये क्यों? देखिए, मानसिकता एक दिन में नहीं बनती है। मानसिकता बनने में एक पूरा डिकेड लग जाता है, 10 साल, 15 साल सोशलाइज़ेशन से वो बनता है। तो आप ये सोचिए ना कि महिलाएँ सोचती हैं, अगर मान लीजिए घर में आपको परेशान किया जा रहा है, आप अपने मायके में बोलती हैं कि ऐसे घटनाएँ हो रही हैं मेरे साथ मेरे पति अत्याचार कर रहे हैं, मुझे मार रहे हैं या किसी भी अन्य प्रकार से आप शोषण कर रहे हैं, तो माँ भी कहती है कि भई थोड़ा तो 19-20 होता है, इस तरह की बातों को बहुत तुल मत दो और घर परिवार को लेके चलो। तो जैसे मेरी माँ भी कहती थी कि औरत हो, लड़की हो, गम खाओ, कम खाओ। तो इस तरह की बातें क्यों कम खाएँ भई? नो साइलेंस टू वायलेंस। हम इस तरह की ट्रेनिंग अपने बच्चों को क्यों दें कि हम चुपचाप अत्याचार को सहते रहें? ये नहीं होना चाहिए। देखिए, आप गाँव में जाके देखिए,
आप हमेशा ये ध्यान दीजिए कि जितने आपके रिलीजियस गुरुज हैं, चाहे वो पंडित हो, चाहे वो मुल्ला हो, चाहे वो फादर हो, गुरु वाणी देते हो, या पोप हो, ये सभी पुरुष हैं। महिलाएं नहीं बन पाती हैं हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो कहीं ना कहीं ये आपकी मानसिकता है जो आपको रोक रही है। हमारा धर्म ही देखिए, अगर आप पूरे धर्म की बात करें, चाहे वो किसी भी धर्म की बात करें, तो वहां महिलाओं को सेकेंडरी स्टेटस दिया गया है। और धर्म को तो हम बिल्कुल बहुत ज्यादा मानते हैं, और धर्म को हम बहुत फॉलो भी करते हैं, बड़े रिलीजियसली फॉलो करते हैं। तो हम बता दें कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में लागू हुआ था, और इस एक्ट के लागू होने के पहले क्या हुआ था, बहुत सारे बातों पे चर्चा की गई थी। आपको बता दें कि वायलेंस केवल मारपीट को नहीं कहते हैं, वर्बल वायलेंस भी होता है। अगर आप कहते हैं मेरी पत्नी काली है, मैं उसको अपने साथ कहीं नहीं ले जाऊंगा, तो आप उसको एक मानसिक प्रताड़ना दे रहे हैं, वो भी वायलेंस है। अगर आप कहते हैं कि बहुत गरीब घर से मेरी पत्नी आई है, कोई दहेज नहीं मिला, तो आप उसको इकोनॉमिकली टॉर्चर कर रहे हैं। अगर आप कहते हैं कि तुम खाना बनाओ, घर में रहो, तुमको नौकरी नहीं करने देंगे, तो भी आप उसका टॉर्चर कर रहे हैं। और ये सभी बातें एक के लिए कि जस्टिस वर्मा कमेटी ने कहा था, इस कमेटी एक जस्टिस के द्वारा बनी थी, और वो कहते हैं कि भाई औरत को उसकी आइडेंटिटी को अगर आप कम करने की कोशिश करेंगे तो ये वायलेंस है, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो। अभी क्या हो रहा है, पुरुष घर में रह रहे हैं और अपना स्वामित्व, मैं स्वामित्व वर्ड बहुत सोच समझ के इस्तेमाल कर रही हूँ, अपना स्वामित्व स्थापित करने की कोशिश करते हैं कि परिवार में आप पत्नी अगर है तो मेरी सुख सुविधा का, मेरी सब चीजों का ख्याल रखें। लेकिन ये जो मनोवृत्ति है, इसमें बदलाव लाना होगा। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि अगर कोई अभियान करना है तो महिलाओं को लेकर जो हम अभियान करते हैं, उससे बेहतर होगा कि हम पुरुषों को लेकर अभियान करें, एक जागरूकता अभियान करें, जिसमें हम ये बताने की कोशिश करें कि दोनों ही बहुत अहम भूमिका में है। मैं आपको बताऊं ऐश्वर्या कि पुरुष को प्रोडक्टिव लेबर में माना जाता है, लेकिन महिलाएं ही है ना जो प्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव दोनों काम करती हैं। तो ये इतनी बड़ी चीज है जो महिलाओं को, क्रिएशन आफ्टर गॉड, महिलाओं को ही ये पावर दिया गया है। तो ये सृष्टि है, ये इस चीज को महिलाएं खुद नहीं समझती हैं, और अपनी जो उनकी स्थिति आज बन गई है ना, वो स्वयं उसके लिए जिम्मेवार है। तो उनको निकल के आना पड़ेगा, उनको आवाज उठानी होगी, और ये शिक्षा से नहीं होगा, आपको स्वावलंबी बनना होगा, अपने विचारों को मुक्त करना होगा। मैं एक यहाँ पे एक हेल्पलाइन देना चाहूंगी। ऐसी बहुत सारी महिलाएं होंगी जो ये देख रही होंगी, शायद उनके अंदर ये हिम्मत भी नहीं हो कि वो कुछ आवाज उठाएं, लेकिन मैं एक धीरे से हेल्पलाइन नंबर पे वो फोन करके तो कह सकती है कि मेरी सुरक्षा के लिए आप आ जाओ। तो एक नंबर है 721, मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ, 721773537 721773537। मैं रिक्वेस्ट करूंगी ऐसी महिलाओं को कि अगर आपको किसी ना किसी कारण से प्रताड़ना सहनी पड़ रही है घर के चार दीवारी के अंदर, तो कृपया इस पे फोन करें। ये स्टेट कमीशन का हेल्पलाइन नंबर है जो आपकी सुरक्षा के लिए पहुंचेगा। और ऐसे लोगों को मेंटल, एक साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करने की जरूरत है, कि नहीं तो उनके अंदर हीन भावना आ जाएगी ऐश्वर्या। तो बहुत गहन समस्या है और इसके समाधान भी हैं, लेकिन आपको महिलाओं को ही सशक्त करना होगा और पुरुषों को जागरूक करना होगा। बिल्कुल शिफाली जी, आपने हेल्पलाइन नंबर दिया, जाहिर सी बात है इससे बहुत सारी औरतें कॉल करके अपने लिए मदद मांग सकती हैं। सुहेली जी, आपके पास में आऊंगी। महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर्स, महिलाओं के लिए तमाम तरीके के नियम कानून सब बनाए जाते हैं। सरकारें काफी कुछ बोलती हैं, काफी सारे वायदे करती हैं, काफी कुछ तय करती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन सभी चीजों का असर जो है वो हमारे समाज में देखने को नहीं मिलता है। आज भी अगर हम उत्तर भारत के किसी भी राज्य में चले जाएं और किसी भी शादी का हिस्सा बन जाएं, चाहे वो किसी भी धर्म की क्यों ना हो, तो ज्यादातर शादियों में दहेज का जो चलन है वो बहुत बड़े पैमाने पर प्रचलित है। कोई भी ऐसी शादी नहीं होती है जो बिना दहेज के नहीं हो सकती है। शायद यही वजह है कि आज भी मानसिकता यही है कि जो बच्चे के माता पिता है वो ये चाहते हैं कि पैसे, आपकी एजुकेशन, आपकी पढ़ाई, आपकी हायर क्वालिफिकेशन पे खर्च करने से अच्छा है कि आपकी शादी पर खर्च कर दिया जाए। क्या जो सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का सही तरीके से पालन ना करना या कड़ाई से पालन ना करना,
ये भी हमारे लिए एक तरह से बहुत बड़ा जो है दंश साबित हो रहा है। तो हमारे समाज से ये दहेज का जो राक्षस है वो नहीं जा पा रहा। देखिए दहेज के प्रति तो जागरूकता इधर बढ़ी है, लड़कियों में भी बढ़ी है और लड़कों में भी बढ़ी है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि अब मीडियम क्लास फैमिली तक के लोग या लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लोग भी अपनी लड़कियों को पढ़ाने लगे हैं और शिक्षा एक ऐसा साधन है जो लड़कियों के सशक्त होने का सबसे बड़ा साधन है। और हमेशा से ही, लेकिन इधर केंद्र सरकार और राज्य सरकारें सभी महिलाओं की शिक्षा पर, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने में हर तरह की योजनाएं चला रही हैं, पैसे भी काफी खर्च कर रही हैं। बजट में एक अलग से आता है महिलाओं के स्वावलंबी बनाने के लिए, स्किल डेवलपमेंट हो रहा है और हर जगह हो रहा है, जमीनी स्तर पर हो रहा है, प्रखंड स्तर पर स्किल डेवलपमेंट के केंद्र खोले गए हैं जहां महिलाएं स्वावलंबी होने की कोशिश कर रही हैं और हो भी रही हैं। कई तो प्लेसमेंट भी हो चुके हैं सबके। और जहां तक दहेज की बात है, तो दहेज के मामले में भी सरकारें कोशिश करती हैं। हमारी बिहार सरकार भी इसके लिए काफ़ी कोशिश की हैं। पिछले 3 साल पहले ही दहेज विरोधी आंदोलन उन्होंने चलाया, हमारी सरकार ने चलाया है और हम सभी पार्टी के कार्यकर्ता इस दहेज विरोधी आंदोलन में हम सब साथ दे रहे हैं। और पार्टी कार्यकर्ता के अलावे, क्योंकि ये आम महिलाओं से जुड़ी हुई, आम महिलाओं के प्रताड़ना से जुड़ी हुई बात है, इसलिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ पार्टी के लोग ही इसमें जुड़े हुए हैं। पार्टी से अलग जो आम महिलाएं हैं, आम छात्राएं हैं, जो गांव में, शहरों में बसने वाली लड़कियां हैं, वो भी इस आंदोलन में भाग ले रही हैं। यहाँ तक कि अब तो ये स्थिति है कि लड़कियां इतनी सशक्त हो गई हैं और इतनी जागरूक हो गई हैं कि कई जगह ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि अगर लड़के वाले दहेज मांगते हैं तो लड़कियां स्पष्ट जवाब देती हैं कि हमें इस घर में शादी नहीं करनी है। तो ये आ रहा है सामने और ये ऐसी चीजें हैं क्योंकि ये एक परंपरा बनाई गई है और किसी भी परंपरा को आगे आने में, परंपरा को खत्म करने में, किसी भी चीज को या उसमें सुधार लाने में समाज का बहुत बड़ा योगदान होता है। सिर्फ सरकार की कोशिशों से और कानून की कोशिशों से, कानून के काम करने से ये नहीं होता। हमारा जो कानून का सिस्टम है वो सब लोग जानते हैं। जुडिशियल सिस्टम में क्या है, बहुत ही धीरे-धीरे किसी भी चीज की सुनवाई होती है, फैसले बहुत धीरे-धीरे होते हैं। लेकिन ये डोमेस्टिक वायलेंस जैसी चीज और दहेज के खिलाफ अगर कोई कंप्लेन करते हैं, तो इतने सारे कंप्लेन होते हैं कि यहाँ के जुडिशियल सिस्टम को सब लोग जानते हैं। इसमें हमको और आपको बहुत ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम समाज के लोग जब तक इसको नहीं चाहेंगे, जब तक लड़कियां अपनी शादी से मना नहीं करेगी, जब तक जो शादी करने वाले लड़के हैं वो अपने गार्जियन को समझाएंगे नहीं, तब तक दहेज को पूर्ण रूप से समाज से खत्म करना बहुत ही मुश्किल काम है। इसमें सिर्फ भाषण दिया जा सकता है, कोई भी दे सकते हैं कि दहेज प्रथा को हटाना बहुत ज़रूरी है और सरकारें इस पर काम नहीं कर रही हैं, कानून काम नहीं कर रहा है। लेकिन जब तक हम, आप, हमारे बगल वाले, हमारे पड़ोस वाले और हमारे रिलेटिव्स इस पर नहीं सोचेंगे, नहीं विचार करेंगे और इसको इस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, तब तक नहीं होगा। जी। लेकिन ये एक बहुत संतोषजनक बात है कि हमारी सोसाइटी अब इस मामले में धीरे-धीरे बहुत सुधर रही है और जो भी मामले इस तरह के आते हैं, सबसे खुशी की बात है कि डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड या दहेज से रिलेटेड या रेप से रिलेटेड आज के डेट में जो भी बातें आती हैं, वो लोग पुलिस में कंप्लेन कर रहे हैं। इसलिए भी सभी को लगता है कि केसेस बढ़े हैं, केसेस तो पहले भी होते थे, जो घर के अंदर ही दब के रह जाते थे। आज दहेज की जहाँ तक बात हो रही है तो इसको दबाई भी जाती है। लड़की वाले सोचते हैं कि हमारे पास पैसे हैं तो मैं दहेज देकर चुपचाप अपनी बेटी की शादी कर लूँ, इसको किसी से कहेंगे नहीं। लेकिन आज के डेट में आप बिहार में देखिएगा कि कम से कम इस स्थिति पर समाज पहुँचा है कि आज खुलेआम बहुत गर्व से नहीं कहता है कि मैं 50 लाख देकर और 25 लाख देकर अपनी बेटी की शादी करने जा रहा हूँ। या कोई लड़के वाले ये बहुत ही गर्व के साथ नहीं कहते हैं कि हमारा बेटा डॉक्टर है इसलिए मैं 35 लाख रुपए लूँगा या 35 लाख रुपए लेकर शादी करने वाला हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा सकारात्मक सुधार जो है, ये बहुत बड़ा सुधार हमारी सोसाइटी में आया है और हम आशा ही नहीं, पूरा विश्वास करते हैं कि बुद्धिजीवी वर्ग,
समाज के अन्य वर्ग के लोग, जो शादी करने वाली लड़कियां हैं और लड़के हैं, अगर सब लोग मिलजुल कर दहेज प्रथा का उन्मूलन करना चाहेंगे तो निश्चित रूप से हमारा समाज इस ओर अग्रसर होगा। उम्मीद हम भी सब कुछ अच्छा होने की ही करते हैं। शिफाली जी, मैं आपके पास आऊंगी। थोड़ा आपकी एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे। इतने सालों में आपने कितना बदलते हुए देखा है महिलाओं की स्थिति को, कि महिलाएं एक दहेज प्रथा से निकल करके अब दहेज हमें नहीं देना है ये कहने तक आ गई हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो स्थिति और आंकड़े हैं वो इतने बदलते हुए नहीं दिखते हैं, क्योंकि आप अगर आंकड़े उठाकर देखें तो 70% महिलाएं आज भी किसी ना किसी तरीके से घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं, और हर 3 में से 1 महिला कहीं ना कहीं घरेलू हिंसा का शिकार होती है। ये भारत के आंकड़े हैं। तो कितना आपने स्थितियों को बदलते हुए देखा है और कितना आप उम्मीद करती हैं कि स्थितियां और बदलेंगी? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मुझे याद आ गया, मैं आज से 30 साल पहले अंतरजातीय विवाह मैंने किया था। तो मैं सुहेली से इत्तेफाक रखती हूँ, लेकिन मैं इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जोड़ना चाहूंगी कि आप जाति प्रथा का अंत करें। अगर जाति प्रथा को पकड़े रहेंगे तो दहेज भी आपके साथ चलता रहेगा। अब ये अजीब बात है कि जब आप चॉइस मैरिज करते हैं तो आप ये जाति देख के तो प्रेम विवाह नहीं होगा। आप विवाह करते हैं पात्र को देखकर। आप अपने संगी साथी जो आपकी मानसिक सोच के बराबरी का है उसको आप जीवन साथी बनाते हैं। तो वहां पे परिवार वालों को आगे आना होगा और इस जाति प्रथा से बाहर निकलना पड़ेगा। मुझे लगता है ये एक बहुत प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है जो हम दे सकते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव बताती हूँ कि मैं तो लड़कियों के साथ ही पटना वुमेन्स कॉलेज में मैं 30 साल तक पढ़ाती रही, तो मुझे लड़कियों से हमेशा मैं मिलती रही और मैं उनकी कोऑर्डिनेटर भी थी, तो मैं उनसे, उनकी मेंटोर थी, तो मैं उनके बड़े नजदीक आके उनके घर की समस्याओं से भी उनको निवारती थी। तो लड़कियां कहती थी कि मैम आप जो क्लास में अंतरजातीय विवाह की बात करती है, मैं घर जाके अपने घर में बोलती हूँ तो मेरी मम्मी या मेरी मौसी या मेरी चाची कहती है कि टीचर बिगाड़ रही है। अब देखिए, अब ये हो जाता है कि टीचर गलत चीज सिखा रही है कि अंतरजातीय विवाह करो, ये कौन सा तरीका हुआ, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो ये सोच बदलने की आवश्यकता है। तो हम लोग हमेशा कहते हैं कि एजुकेशन में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, स्टूडेंट ही नहीं होता है, स्टूडेंट के गार्डियंस भी होते हैं। तो पेरेंट टीचर मीट इसलिए कॉलेजेस में भी होने चाहिए, जहां हम उनको बताते हैं कि अपनी बेटी को पढ़ाइए। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि ज्यादा बेटी को पढ़ाएंगे तो उससे ज्यादा पढ़ा लड़का खोजना पड़ेगा, वो पैसा नहीं उतना हम लोग के पास संभव नहीं है। पर हम लोग जबरदस्ती कहते हैं कि नहीं पढ़ाइए, लड़की स्वयं ढूंढेगी लड़का। तो आप ऐसी चीजों को, उसको इतना थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग दीजिए कि वो अपने लिए अपना पात्र, अपना जीवन साथी ढूंढ सके। आप सक्षम बनाइए उसको। तो दहेज प्रथा तभी जाएगा जब एक तरफ आप इन चीजों को रोकेंगे। कुछ व्यवधान है, कुछ लोग आवाज उठाएंगे फिर शांत हो जाएंगे। मैंने कहा मैंने 30 साल पहले किया तो मेरे शादी में बहुत लोग मेरे परिवार के नहीं आए, लेकिन आज वो मेरे बड़े घनिष्ठ संबंधी है और आज हमसे बहुत अच्छा संबंध है उनका। तो ये एक संक्रमण काल है, एक ट्रांजिट पीरियड है जो आता जाता है। लेकिन इस तरह की बातें, और लड़कियों को तो प्रॉमिस कर लेना चाहिए कि अपनी इच्छा से माँ बाप जो दे, लेकिन अगर लड़के वाले ने मुंह खोला तो उस घर में मैं अपनी बेटी को नहीं दूंगा या मैं स्वयं उस घर में शादी नहीं करूंगी। इन चीजों को ध्यान में रखना होगा। और ये कहकर कि ये मुश्किल है तो घर पे बैठे रहिए, और नहीं तो फिर इसकी शुरुआत कीजिए। लीक पर वह चले, देखिए मैं आपको एक बहुत अच्छी बात कह रही हूँ, लीक पर वह चले जिसके कदम सदा दुर्बल और हारे हैं। मुझे मेरी यात्राओं से बने अनिर्मित पथ ही प्यारे हैं। तो मैं तो पगडंडी पे ही चलूंगी, मैं कांटों पे चलूंगी और एक रास्ता बनाऊंगी आगे के लिए। तो महिलाओं को इस तरह से चैंपियन ऑफ चेंज बनना होगा, रिसिपिएंट ऑफ चेंज नहीं कि राजा राम मोहन रॉय आएंगे और आपका उत्थान करेंगे, वो हो गया। आप आइए, स्वयं आगे कीजिए, चैंपियन द कॉज, आंदोलन जारी रखिए। और आंदोलन जारी रखने के लिए झंडा उठा के, लाल झंडा नहीं जरूरी है। अपने स्तर पे अपने जीवन के निर्णय को स्वयं सिद्धा बन के लीजिए, तो देखिए कैसे परिवर्तन आता है। जी, वक्त बहुत कम बचा है। सुहेली जी, आपके पास में आऊंगी। आखिरी आपकी प्रतिक्रिया लूंगी कि हमारी लड़कियों को कि वो घरेलू हिंसा को बिल्कुल बर्दाश्त ना करें और अपने खिलाफ हो रहे
हर अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाएं? क्या संदेश देना चाहेंगी हमारी महिलाओं को, हमारी लड़कियों को? बिल्कुल हम तो सबसे पहले ये कहना चाहेंगे इत्तेफाक से हम और शेफाली मैडम सभी लोग एक ही यूनिवर्सिटी के हैं। उनका विषय पॉलिटिकल साइंस है और मेरा गृह विज्ञान है। तो गृह विज्ञान में भी एक सब्जेक्ट ऐसा है जो इन सब से ताल्लुक रखता है और महिलाओं के बारे में और महिलाओं के संबंध में और लड़कियों के संबंध में ये कहा जाए तो हम लोग तो लड़कियों से के ही कांटेक्ट में रहते हैं और सही बात है कि लड़कियों को प्रेरित करना पड़ता है और उसी समय एक संघर्ष उत्पन्न होता है, जैसा कि शेफाली मैडम ने भी कहा कि गार्जियन समझते हैं कि टीचर बिगाड़ रहा है। तो ठीक है, गार्जियन की अपनी समस्या होती है, वो अपना एक दूसरे तरीके से सोचते हैं और हम लोग सोचते हैं कि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ किताबी ज्ञान न देकर वो समाज में अपने को कैसे एस्टैब्लिश करे, एक फैमिली में अपने को कैसे सशक्त बनाए, इसकी शिक्षा भी हम लोग देते हैं। तो ऐसे में स्वाभाविक सी बात है कि लड़कियों को इसके लिए आत्मनिर्भर बनना होगा, पहली बात, जिसके लिए कि उन्हें शिक्षित होना होगा, सिर्फ कागज कलम से नहीं बल्कि समाज के इर्द-गिर्द भी जो हो रहा है उसको भी समझना होगा, सोचना होगा और स्वयं मेहनत करनी होगी। अगर लड़कियां ये सोचती हैं कि हमारा एक राजकुमार जैसा हस्बैंड होगा और एक कार वाला हस्बैंड होगा, कार के बाईं ओर हम बैठ के और अपना जिंदगी आराम से गुजार लेंगे, तो सही बात है। ऐसा अगर कोई लड़कियां सोचती हैं तो उनको तो भुगतना पड़ेगा ये चीज, तो फिर उसको अपने हस्बैंड के अनुसार वो जिस तरह से कहेंगे, जिस तरह की प्रताड़ना देंगे, अंदर उनको सहना होगा और बाहर में वो गाड़ियों से घूमेंगी। अगर वो चाहेंगी कि हमें ब्रांडेड हस्बैंड मिले ताकि सोसाइटी में हम सर उठाकर जिए कि मेरा तो हस्बैंड आईएएस है, या अगर उसके माता-पिता ये सोचते हैं कि हम ब्रांडेड दामाद अपने घर में उतारें ताकि सोसाइटी में दिखाएं कि हमने एक आईएएस दामाद को उतारा है, तो फिर उसे ये चीज भुगतना पड़ेगा। एक जीवन साथी की तलाश करें, न कि एक ब्रांडेड व्यक्ति की तलाश करें कि एक ब्रांड बनकर हम उनके साथ, ब्रांडेड लोग के साथ हम रहेंगे और अपना जीवन गुजारे। उससे अच्छा है कि हम अपने लिए, अपने अनुसार अपना जीवन साथी ढूंढें और उसके बाद उसके साथ जीवन कैसे व्यतीत होगा इस पर बात करें, विचार करें, उसके बाद फिर शादी करें। जमाना तो सही बात है बदल गया है, अब पहले वाली बात नहीं रही हम लोगों के टाइम वाली कि ठीक है अभिभावक अपने पसंद से किए हैं, बाद में जिस तरह से रहना है उस तरह से रहना है। संजोगवश किसी का पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छा है, हस्बैंड बहुत अच्छे नेचर के मिल गए तो उसका पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा बीत रहा है, और अगर हस्बैंड मिल गए जो शराब पीकर आकर और उनके साथ प्रताड़ना कर रहे हैं तो उनकी जिंदगी नरक है। तो ये लड़कियों को आज के डेट में इस ऐसी अच्छी स्थिति को प्राप्त करने के लिए, अच्छी जिंदगी को पाने के लिए सबसे पहले अपने मेहनत करना होगा, अपनी पढ़ाई करनी होगी, अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि आर्थिक रूप से अगर वो स्वावलंबी रहेंगी तो समाज में ऐसे भी आर्थिक स्थिति पे स्वावलंबी रहने से ऐसे भी आधा प्रॉब्लम लोगों का दूर हो जाता है, खासकर महिलाओं का। तो इस मेंटालिटी के साथ अगर लड़कियां रहती हैं, हमारी लड़कियों को अपने पैरों पे खड़ा होना होगा, अपनी आर्थिक स्थिति खुद सुधारनी होगी। शेफाली मैम, आपके पास में आऊंगी, वक्त कम है, वैसे आपसे तो जितना भी सवाल पूछूं उतना वक्त कम ही लगेगा, लेकिन अंत में शॉर्ट में हमारी लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगी आप? देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि चुप हैं मगर तुम यह न समझो, चुप हैं मगर तुम यह न समझो, हम सदा के हारे हैं, राख के नीचे अभी भी जल रहे अंगारे हैं। तो वो अंगारे हैं, ऐसा मत समझिए कि खत्म हो गया, राख हम लोग हो गए हैं, और हम लोग फिर एक बार आवाज उठाएंगे और आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, हम फिर आवाज उठाएंगे मैम। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद शेफाली मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। सहेली जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ दर्शकों, फिलहाल आज के हमारे इस मुद्दे में इतना ही। बने रहिए NBR 24 के साथ, सत्य भी तक।